नमस्कार। इस वक्त हम चंडीगढ़ के हरियाणा सेक्रेटेरिएट में हैं और मेरे साथ हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव, जिनको आप अक्सर टेलीविजनों पर और अलग-अलग तरीके से बड़ी प्रखर रूप से सरकार के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमेशा बातचीत करते हुए देखते भी हैं। चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, बहुत सारे अलग-अलग विषयों पर जो है वो हमेशा सरकार का पक्ष ये रखते हैं। प्रीन अत्री जी मेरे साथ हैं और प्रीन अत्री जी के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं। अगर पहले की बात करें तो लंबे समय तक इनेलो में रहे और अभय सिंह चौटाला के काफ़ी क्लोज़, काफ़ी ख़ास रहे। लेकिन अगर हरियाणा सरकार की बात करूँ कि जैसे इनको एक बहुत बड़े पद, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो उनको दी है, तो हरियाणा सरकार से संबंधित और जितने भी, क्योंकि आगामी 2024 के चुनाव हैं, उसको लेकर जो भी कहीं न कहीं संगठन की जो तैयारियाँ हैं, सरकार की जो तैयारियाँ हैं और विपक्ष जो आरोप लगाता है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अत्री जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, अत्री जी, मैं शुरू करना चाहूँगा, जिस प्रकार लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पूरे हरियाणा के अलग-अलग जिले में, अलग-अलग गाँव में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, आप पर भी कहीं न कहीं पूरा ज़िम्मा रहता है। अभी हाल ही में कैथल में सीएम का जो है वो जनसंवाद हुआ, वहाँ भी आप थे, कैसे उन सारी चीज़ों को करना है। कहीं न कहीं जिस भी सोच के साथ आप जो कर रहे हैं, लेकिन मैं विपक्ष की बात करूँ, क्योंकि मैं विपक्ष के सवालों का जवाब आपसे लेना चाहूँगा, जो आप हमेशा देते भी हैं बड़े प्रखर रूप से। कहीं न विपक्ष ये कह रहा है कि ये जनसंवाद ही ये जन संवाद है। ये जनता का जो है स्वाद लेने के लिए कर रहे हैं और कहीं न कहीं जब चुनाव सिर पर आ गए, आखिर कैसे कहीं न कहीं उसके बीच जाया जाए, कहीं न कहीं एक जगह तलाश रहे हैं जनता के बीच जाने के लिए। विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है सुरेंद्र भाई, पहली बात तो ये है, जहाँ तक विपक्ष की बात का सवाल है, विपक्ष अगर किसी बात की आलोचना करने लगता है तो ये मान के चलिए कि विपक्ष को कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक ज़मीन हिलती नज़र आती है। तभी वो इस तरह की ऊल-जुलूल आलोचना करना शुरू करता है। जनता के बीच में जाने की जो बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो वो मुख्यमंत्री हैं, जो उस वक़्त जनता के बीच में थे जब बाकी राजनीतिक दलों के नेता अपने घरों में बैठे थे। मैं बात कर रहा हूँ कोविड काल की। जब कोविड काल था, कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था। उस वक़्त भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को देख रहे थे, समस्याओं का निवारण कर रहे थे और लगातार जनता के बीच में रहने का नतीजा ये है कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने लगभग 9 साल सरकार चलाई और उसके बारे में प्रो इनकम्बेंसी है प्रदेश के अंदर। आप कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि लगातार लंबे समय से जब से हरियाणा सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, लगातार मुख्यमंत्री जो है या फिर अन्य जो मंत्री हैं या विधायक हैं सत्ता पक्ष के, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो कहीं कोरोना का काल था या अन्य भी परिस्थितियाँ रही, आपने सारी बातें बताई। लेकिन विपक्ष विपक्ष कहीं न कहीं जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, हम चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें, बलराज कुंडू की बात करें, जितने भी जो बीजेपी, जेजेपी से अलग हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि खासकर हुड्डा साहब तो पोर्टल का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने इतने पोर्टल बना दिए हैं, जनता जो है हरियाणा की वो पोर्टलों से दुखी है और ये भी दावा करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले मैं सब पोर्टलों को खत्म करूंगा। देखिए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पोर्टल की बात करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा उनकी परेशानी का कारण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही जो सबसे बड़ा काम किया, वो था व्यवस्था परिवर्तन। हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बदनाम था भाई भतीजावाद के लिए, क्षेत्रवाद के लिए, जातिवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था पे चोट की, इस व्यवस्था को बदला। कार्यशैली के अंदर पारदर्शिता लेके आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आते ही जिस तरह से सरकार के कामों में पारदर्शिता लानी शुरू की और उसके अंदर उन्होंने तकनीक का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। अब तकनीक के जरिए आम आदमी को सरकार की योजनाओं का लाभ घर बैठे मिले, ये सुनिश्चित किया तकनीक के सहारे। अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, उसके लिए उपयोग किया तकनीक का। मुख्यमंत्री ने नगर दर्शन पोर्टल बनाया, ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया, मतलब एक आम हरियाणवी को अगर अपनी कोई बात कहनी है या कोई आपकी उसकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है, तो इन पोर्टल के जरिए वो सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और उसका निवारण जो है तुरंत होता है। जब मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों के ग्रीवेंसीज को, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए, उसके समाधान के लिए सीएम विंडो शुरू की, वहां पे तकनीक का उपयोग हुआ। अब सीएम विंडो पे लोग अपनी शिकायत डालते थे और उस शिकायत की जांच होती थी, उसका निवारण होता था और लगभग 96% जो शिकायतें सीएम पोर्टल पे आई है उनका निवारण हुआ है। ये है उसका एक आंकड़ा। अब हुड्डा साहब की परेशानी कहां शुरू होती है, क्योंकि जिन लोगों को आदत थी भ्रष्टाचार की,
उन लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के ऊपर जिस तरह से तकनीक का उपयोग करके चोट पहुंचाई है, वो चाहते थे कि वो पुरानी व्यवस्था कायम रहे। भ्रष्टाचार का स्वभाव था उनका, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए और यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पोर्टल की आलोचना करते हैं। हुड्डा साहब से एक सवाल पूछिएगा, पहले बिजली का बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, आज आप घर बैठ के बिजली का बिल भरते हैं, फोन का बिल आप घर बैठ के भर देते हैं, आप अपने काम अपने फोन से कर लेते हैं। जब ये व्यवस्था बनी तो इसमें किसका उपयोग हुआ? तकनीक का उपयोग हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है क्या इसको बंद कर देंगे? आज अगर नौकरियों की बात है, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बदनाम थी, जिससे भाई भतीजावाज था और उसके अंदर पर्ची खर्ची चलती थी, पैसे का बोलबाला होता था, ट्रांसफर के मामले में आपको पता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू कर दिया और ऑनलाइन ट्रांसफर की जो प्रशंसा है, हमारे दूसरे प्रदेशों ने प्रशंसा की और अडॉप्ट किया इसको। चाहे आप पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हमारी इस जो योजना या ये जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक परिवर्तन किया था ऑनलाइन ट्रांसफर का, दूसरे प्रदेश इसको अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हालात ये थे कि ट्रांसफर उद्योग चलता था हरियाणा में। टीचर्स के मामले में तो ऐसे हालात थे, क्योंकि मेरा घर जो है वो जो शिक्षा विभाग का हेड ऑफिस है उसके सामने ही पड़ता है। मैं देखता था वहां पे पूरे हरियाणा से टीचर्स अपनी ट्रांसफर के लिए चक्कर लगाते थे और कई लोगों से सुनने को मिलता था कि हमें अपनी 1 महीना 2 महीना 3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है ट्रांसफर के लिए। ऐसे हालात थे हरियाणा के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको बंद कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर होना शुरू हो गया। अब हुड्डा साहब इस बात से भी परेशान है, तो आप समझिए कि हुड्डा साहब की मानसिकता किस तरह की है। अत्रे जी, आपने बड़ा गहराई से बताया कि आखिर ये पोर्टल और जिस तरीके से कैसे पारदर्शिता आए, चाहे नौकरियों की बात करें या फिर अन्य विकास कार्यों की बात करें, उसके लिए आपने ये सब चीजें लागू की। और खुद मुख्यमंत्री बहुत बार ये बात बता चुके हैं कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे, वो खुद बताते थे कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो उसमें 15-20 पैसा ही पहुंचता है, और कैसे सारे का सारा पैसा पहुंचे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, इसलिए आप सब काम कर रहे हो। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कर रहे हैं कि 9 साल में बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुझे लगता है या तो गणित नहीं आता, उनको गणित की क्लास लेनी चाहिए, मेरा तो मानना ऐसा है। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, 2014 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक मुख्यमंत्री रहे, तो उनसे एक बात पूछिएगा कि आपने अपना आखिरी बजट कितने पैसे का पेश किया था? लगभग 38,000 करोड़ रुपए का बजट जो है हरियाणा का पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री जो लास्ट बजट पेश किया है, वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 4 गुना से ज्यादा। हमारी जीएसडीपी हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 3.25 लाख करोड़ के करीब थी। आज हमारी जीएसडीपी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,27,000 रुपए थी, आज 2,94,000 रुपए से ज्यादा हो गई। तो आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से हरियाणा प्रदेश ने तरक्की की, मुझे लगता है कि या तो हुड्डा साहब को गणित नहीं आता, या हुड्डा साहब देख के अनदेखी करते हैं, क्योंकि उनका काम है केवल आलोचना करना। औद्योगिक दृष्टि से बात करें, आर्थिक दृष्टि से बात करें, किसान की बात करें, युवा की बात करें, जितनी तरक्की हरियाणा प्रदेश ने पिछले 9 साल में की है, वो रिमार्केबल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री रहे 10 साल में उन्होंने लगभग जो सरकारी पक्की नौकरी हैं वो 85-86 हजार के करीब दी थी। मनोहर लाल जी अब तक 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में, हम सब जानते हैं। तो कहां 10 साल के अंदर आप 85-86 हजार देते हो, और कहां यहां 10 साल जब तक पूरे होंगे तो हमारी नौकरियां 1,10 और 60 1,70 मतलब उनके दुगने से ज्यादा हो जाएंगी। तो ये जो काम हुए हरियाणा के अंदर, इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात समझ में आ गई कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की बात करें, हुड्डा साहब की बात करें, वो जो एक राजनीतिक अस्तित्व होता है, जो उनकी एक एग्जिस्टेंस होती है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गई। जनता ने ये विकास देखा और अब वो जो विकास है वो हुड्डा साहब को परेशान करता है। अत्रे जी, आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गणित नहीं आता, लेकिन वो तो इतना आश्वस्त है आगे के चुनाव को लेके कि हमारी सरकार आ रही है, और इतना कह दिया कि 4-4 डिप्टी सीएम बनाऊंगा, एक जो है उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण भी बनेंगे, आप भी उसी समाज से आते हैं, और ये भी कहा कि अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो फिर उप मुख्यमंत्री एक कहीं ना कहीं जाट रहेगा। वो तो इतने आश्वस्त है आगे को लेकर। आपने जो उनकी डिप्टी सीएम 4 बनाने वाली बात है, आपने देखा होगा लगभग 1 हफ्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी स्टेटमेंट को 3 बार बदला है। जब उन्होंने कहा था कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसमें एक ब्राह्मण होगा, तो मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब, जब आप 10 साल सत्ता में थे तब आपको ब्राह्मण समाज की याद क्यों नहीं आई? आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, ब्राह्मण समाज की एक मांग थी कि भगवान परशुराम के जन्मदिन पे सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो, आपने क्यों नहीं किया? ब्राह्मण समाज केवल ये चाहता था
कि हुड्डा साहब आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, अगर आप ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं या ब्राह्मण समाज को सम्मान देना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्राह्मण समाज की कोई, अब माननीय मुख्यमंत्री की, मनोहर लाल जी की बात करते हैं, भगवान परशुराम के नाम से डाक टिकट जारी की मनोहर लाल जी ने, जो कि मांग बड़ी पुरानी थी। हुड्डा साहब ने क्यों नहीं इस मांग को पूरा कर दिया? भगवान परशुराम का जन्मदिन अक्षय तृतीया सार्वजनिक अवकाश हो, ये घोषणा की मनोहर लाल जी ने, हुड्डा साहब ने क्यों नहीं कर दी? कैथल के अंदर भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज हो, ये घोषणा किसने की? मनोहर लाल जी ने, हुड्डा साहब ने क्यों नहीं कर दी? और तो और छोड़िए सुरेंद्र जी, जब हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री थे, पंचकुला का ब्राह्मण समाज 10 साल केवल एक बात की लड़ाई लड़ता रहा कि शहर के एक चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम पे रखा जाए। वो नहीं हुआ, वो भी आके मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हुआ। और ऐसा व्यक्ति जो ताल कटोरा में बतौर मुख्यमंत्री स्टेज पे था, तो वो यहाँ ये कहता था मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। जिस व्यक्ति की सोच इस तरह की, वो एक संवैधानिक पद पे रहते हुए वो व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा, तो मुझे लगता है कि जनता उस पर हंसेगी, और हरियाणा की जनता हंस रही है। मुख्यमंत्री आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो मैंने देखा जब मैं पहले 4 डिप्टी सीएम की बात की, फिर उनका एक बयान आया, क्योंकि उदय भान जी ने 4 घंटे बाद ये बात कह दी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद जन भावनाओं में बह के ये बात कह गए, वरना तो पार्टी हाईकमान तय करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। तो उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान अलग तरह का। फिर हुड्डा साहब ने कहा जी एक दलित को भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हुड्डा साहब की जो मानसिकता है वो तो इस तरह की रही कि एक दलित का बच्चा अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष था, हुड्डा साहब के लोगों ने उसकी पिटाई तक कर दी। जब एक दलित की बेटी को अध्यक्ष बनाया, शैलजा जी को, तो हुड्डा साहब ने क्या व्यवहार किया आप भी जानते हैं। आप कई बार शैलजा जी को सार्वजनिक मंचों से बोलते हुए देख चुके हैं। अब उदय भान जी हैं, उदय भान जी ने जब कैथल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान का खंडन किया और ये कहा कि जनभावनाओं में बह गए होंगे, मुझे लगता है कि हुड्डा साहब का व्यवहार वहां भी बदल जाएगा। तो जिस व्यक्ति की इस तरह की मानसिकता हो, वो व्यक्ति केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए इस तरह के बयान दे। ब्राह्मण समाज तो हुड्डा साहब से लगातार पूछ रहा है कि हुड्डा साहब 10 साल में आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, वो बता दीजिए पहले। बिल्कुल। तो अत्रे जी, ये बात थी विपक्ष की। हम मैं बात करूं आपकी सरकार की। गठबंधन में आपकी सरकार चल रही है, बहुत बड़े नेता हैं, आप भी उनको जानते हो, केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा में काफी बड़ा वजूद उनका एक राजनीतिक हैसियत से देखे रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह। वो लगातार ऐसे बयान देते हैं कि 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि जो उन्होंने रैली की जींद में, तो ये बोला कि या तो आप इनसे गठबंधन तोड़िए, अगर नहीं तोड़ते तो मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा। हालांकि वो मुख्यमंत्री से मिलकर गए और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया कि 15 या 20 दिन में जेजेपी के साथ गठबंधन टूट जाएगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, जहां तक वीरेंद्र सिंह जी की बात है, एक तो स्थानीय राजनीति उचाना की वो इस तरह के समीकरण वहां पे है। मुझे लगता है कि वीरेंद्र सिंह जी जो है जब बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ध्यान में वो स्थानीय राजनीति के कारण रहता है। दूसरी बात, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और वैसे भी हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से स्पष्ट किया था कि उनके साथ कांग्रेस के अंदर जो व्यवहार हुआ है वो अच्छा नहीं था। खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया, उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में बताते थे, किस तरह से हुड्डा साहब ने उसको स्पॉइल करने का प्रयास किया वगैरह वगैरह। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक सम्मान दिया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, जो वो कभी कांग्रेस में नहीं बन सके। उनके बेटे मेंबर पार्लियामेंट आप देखते ही हैं, उनकी श्रीमती जी विधायिका जब बनी थी उचाना से ही, पिछले चुनाव में चलिए वो हार गई किसी भी कारणवश। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है वो कांग्रेस में कभी नहीं मिला, ये बात चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जानते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, ठीक है, जब कई बार ऐसा होता है कि आदमी के कुछ स्थानीय राजनीति के ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बात कहता है, और वीरेंद्र सिंह जी के स्वभाव में भी है कि वो अपनी बात को प्रखर रूप से रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो उनको सम्मान मिला है उसको देखते हुए मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करेंगे। जी। आप कह रहे हो कि वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी में रहेंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी के अलावा हम और भी बात करें, बीजेपी के बड़े नेता ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड ये बात बोलते रहते हैं, जो वीरेंद्र सिंह ने बोली कि आगामी चुनाव में जेजेपी का साथ हमें उनको नहीं रखना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और बहुत सारे हम पूर्व प्रदेश में सुभाष बराला की बात करें, वहां भी अगर अभी की बात करें तो जो सिटिंग विधायक हैं वो जेजेपी के हैं। हम नारनौंद की बात करें, हम शाहाबाद की बात करें, उचाना तो आपने खुद बता, तो ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्योंकि ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिसमें जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर कोई नेता का बयान ना आए। देखिए पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जेजेपी के साथ हमारा जो अलायंस है वो पोस्ट पोल अलायंस था, वो प्री पोल अलायंस नहीं था। हमने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। जब हमने 2019 का चुनाव लड़ा तो हरियाणा की जनता ने हमें जो मेजोरिटी जितना हमें चाहिए सरकार बनाने के लिए 47 विधायक की जरूरत होती है, हमारे 40 विधायक आए थे, अब 41 हो गए हैं।
तो हमें जो बहुमत था, हम बहुमत से थोड़ा सा कम थे। मतलब हरियाणा की जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल हमारी सेवा करे। तो स्वाभाविक है, जब आपके पास बहुमत नहीं है तो आपको लाइक माइंडेड पार्टी के साथ समझौता करना होता है। तो हमने एक पोस्ट पोल अलायंस किया जेजेपी के साथ। प्री पोल अलायंस हमारा नहीं था, हमने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। आगे भविष्य में हम उनके साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये फैसला पार्टी हाईकमान करता है। पार्टी हाईकमान जब ये फैसला करेगा कि हम मिलके लड़ रहे हैं या हम अलग अलग लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो सार्वजनिक रूप से हम आप लोगों को बताएंगे, वो सार्वजनिक मंचों से बताया जाएगा। अभी तक पार्टी हाईकमान ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया, तो मुझे लगता है जब तक पार्टी हाईकमान कोई निर्णय नहीं कर लेता, हम इसके ऊपर कोई बात ना करें, ज्यादा बेहतर है। नहीं, ठीक, आपकी बात ठीक है कि वो परिपोल कहीं न कहीं गठबंधन नहीं था। वो आफ्टर इलेक्शन के बाद जब टिकटें आई और सीटें आई, जब ज़रूरत पड़ी कि कहीं न कहीं हमें सहारे की ज़रूरत है, तो निर्दलीयों का साथ आपने लिया, जेजेपी का आपने लिया। लेकिन जैसा मैंने पिछले सवाल में दोहराया, बहुत सारे बीजेपी के नेता ये बात बार-बार कह चुके हैं और आप भी सरकार का सारा काम देखते हैं। लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से जब आप लोगों से मिलते हो, तो ये चीज़ें होगी ना, जैसे वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि बीजेपी अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो कहीं न कहीं अपने दम पर सरकार बना सकती है, इनकी ज़रूरत नहीं है। और वहीं हम जेजेपी नेताओं की बात करें, जेजेपी नेता भी बार-बार इस बात को कहते हैं कि हमें दुष्यंत चौटाला के आगे से उप हटाना है, उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है। 90 की 90 सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे, 10 की 10 लोकसभा सीटों लड़ाएँगे चुनाव लड़ेंगे, वही बीजेपी कहती है। नहीं देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इतनी सक्षम है, हम लगातार 2 बार प्लान जो है वो सरकार चला चुके हैं। तीसरी बार हम फिर सरकार में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि अकेले अपने दम पे सरकार बना सकती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। हम आज भी 90 के 90 विधानसभा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, 10 के 10 लोकसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक जेजेपी की बात है, देखिए हर राजनीतिक दल जो भी राजनीति करते हैं, वो ये इच्छा तो रखते ही है ना कि हमें मुख्यमंत्री पद मिल जाए। ये तो सब कोई रखते हैं। जेजेपी के पास तो 10 विधायक हैं, वो 10 विधायक होते हुए ये इच्छा रख रहे हैं। बहुत से राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जिनके पास विधायक नहीं है, वो फिर भी ये इच्छा रखते हैं। इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तय करना होता है जनता को। ये जनता तय करती है कि कौन पार्टी हमारी सेवा करे और कौन हमारा मुख्यमंत्री हो। तो ये तो चुनाव के बाद तय होगा कि कौन पार्टी को जनता सेवा का मौका देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सक्षम है, इस बात को सभी जानते हैं। वहीं अंतिम में मेरा एक सवाल, आपकी सरकार में मंत्री हैं संदीप सिंह, पेहोवा से हैं, आप भी पेहोवा से हो, और विपक्ष किस तरीके से उनको लेकर कहीं न कहीं विधानसभा के चाहे अंदर की बात करें, जब सेशन था तब भी उनको लेकर बातें हुई। हालाँकि मामला कोर्ट में है, सारी की सारी वो जाँच चल रही है। लेकिन जिस प्रकार के आरोप उन पर जो है महिला कोच ने लगाए, और जिस प्रकार मैं पेहोवा की भी बात करूँ, कुरुक्षेत्र या पूरे हरियाणा की बात करूँ, आम आदमी पार्टी की बात करें, फिर अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें, लगातार उनका विरोध हो रहा है। कहीं न कहीं इस मामले पर सरकार की पूरी किरकिरी हम कह सकते हो रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है सुरेंद्र जी, ये मामला कोर्ट के अंदर है। जब कोई विषय सब जुडिस हो, माननीय कोर्ट के अंदर मामला हो, मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से उस पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होता, क्योंकि माननीय कोर्ट उसके ऊपर अपना निर्णय देगी। माननीय कोर्ट फैसला करेगी कौन दोषी है कौन बेकसूर है। जब माननीय कोर्ट फैसला कर देगी, दोष सिद्ध हो जाएगा या कोई व्यक्ति निर्दोष सिद्ध हो जाएगा, तब इस पे बात की जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया अत्रे जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी, जो हमेशा कहीं न कहीं मुखर रूप से अपनी बात रखते हैं, बड़ी बेबाक ढंग से। चाहे हम सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, जिन-जिन मुद्दों पर जो है, और आज भी जो-जो मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर हमने अत्रे जी से बातचीत की। इन्होंने जो है बड़ी बेबाकी से अपना सबका जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।